Hello everyone, welcome to Jivan classes. Today we are going to study class 12th history chapter 2 Kings, Farmers and Towns. तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। प्रिंसेप, पियादसी, अर्ली स्टेट, मगध और मौर्यस। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वो हमारा चैप्टर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर की टाइमलाइन है 600 BCE से 600 CE तक। BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा और CE के मतलब कॉमन एरा। ठीक है, तो ये कुछ टाइमलाइन है, इसके अंदर ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब एंड हो गई थी, तो उसके बाद का जो 1500 साल का जो गैप है, उसके अंदर हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे। और वो डेवलपमेंट्स क्या क्या है, एक मिनट। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा जो 1500 साल के अंदर हमारे कॉन्टिनेंट्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे। वो डेवलपमेंट्स क्या है, जैसे कि जो ऋग्वेदा है वो इसी टाइम पीरियड के अंदर कंपोज करी गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ही अलग अलग एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ था अलग अलग पार्ट्स में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन प्लेट्यू में और कुछ कर्नाटक के पार्ट में। इसके अलावा हमारे पास एविडेंस मिले हैं पेस्टोरल पॉपुलेशन के, जो कि डेक्कन और फर्दर जो साउथ है और नीचे जाएंगे हम तो वहाँ पे उसके एविडेंस मिले हैं। और बहुत ही ज़्यादा न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड, मतलब जो डेड बॉडीज को है उनको दफनाने के नए नए तरीके जो हैं वो भी इमर्ज हुए। जैसे कि हम बहुत इलेबरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स बना देते थे जिसका नाम था मेगालिथ। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो जो नए नए जो स्टोन स्ट्रक्चर्स इमर्ज होने लगे, जिनका काम क्या था, जो डेड बॉडीज को है उनको दफनाने के लिए। इन बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते थे, ये दे वर नोन एज मेगालिथ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेगालिथ्स। ठीक है, और इसका जो फंक्शन है वो भी। और ये जो इमर्ज कहाँ हुआ था, ये इमर्ज हुआ था सेंट्रल और साउथ इंडिया में इमर्ज हुआ था। कब हुआ था, फर्स्ट मिलेनियम BC में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या चीजें इमर्ज हुई थी, और 600 BC के अंदर हम देखते हैं मोस्ट विजिबल द इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट। 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि किस तरीके से इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट, जिसके अंदर एम्पायर्स और बहुत बड़े बड़े जो किंगडम्स हैं उनका इमर्जेंस स्टार्ट हो गया था। न्यू टाउन्स धीरे धीरे अपीयर होने लगे, और ये जो टाउन्स है वो धीरे धीरे मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होने लगे। और क्या है, हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स बाय ड्राइंग ऑन अ रेंज ऑफ सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज के तहत हमने इन जो भी डेवलपमेंट्स हैं इनके बारे में पता लगाना स्टार्ट कर दिया। एक मिनट। हाँ, तो अलग अलग सोर्सेज से हमने पता लगाना स्टार्ट कर दिया। वो क्या क्या सोर्सेज थे, सोर्सेज जैसे कि हमारे पास थे इंस्क्रिप्शंस हो गए, टेक्स्ट हो गए, कॉइन्स हो गए, या विजुअल मटेरियल जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट हमें देते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों से हमें इसके बारे में पता लगा। तो अभी तक क्या देखा हमने, 1500 साल के जैसे जो टाइम स्पैन था उसके अंदर ऋग्वेदा कंपोज करी गई, एग्रीकल्चर इमर्ज हुआ। ठीक है, पेस्टोरल पॉपुलेशन हो गया, और क्या कहते हैं मेगालिथ स्ट्रक्चर इमर्ज हुई, और क्या कहते हैं जो अर्ली किंगडम्स एम्पायर्स, ये सारी की सारी चीज़ें इमर्ज हुई। अब आता है अपने चैप्टर का मेन पार्ट, प्रिंसेप एंड पियादसी। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने जब हमारे इंस्क्रिप्शंस को खोजा, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस थी उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो 1930s में टुक प्लेस की। द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन द इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन द 1830। एपिग्राफी का मतलब क्या आता है, इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। और इसको कब करा था, जेम्स प्रिंसेप। और ये इसको मतलब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये कब टुक प्लेस हुआ था, 1830s के अराउंड हुआ था। और ये तब हुआ था जब जो जेम्स प्रिंसेप है, ये जो हमारे शख्स हैं, इन्होंने जब ब्राह्मी और खरोष्टी, ये दो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट है, इनको डेसिफर कर लिया गया था इंस्क्रिप्शन से। ये दो ब्राह्मी और खरोष्टी डेसिफर कर लिया था इन्होंने, मोस्ट ऑफ दीज मेंशन। और जब इसको इनको डेसिफर करा गया तो पता लगा कि जो आधे से ज्यादा जो है वो मेंशन करते किंग रिफर टू एज अ पियादसी। ठीक है, पियादसी उसमें लिखा हुआ था। पियादसी का मतलब है प्लेजेंट टू बीहोल्ड, ये इसका मतलब है। और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे जो कि क्या डिपिक्ट करते थे, एक मिनट, जो कि क्या डिपिक्ट, देयर वर फ्यू इंस्क्रिप्शंस which also refer to king as अशोका। उन इससे ये पता लगा कि अशोका को भी किंग के तौर पर डिपिक्ट किया गया है। और द मोस्ट फेमस रूलर फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट।
ठीक है, न्यू डायरेक्शन, और ये थोड़ा सा वैसे नॉर्मल चीज है। अगर आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में और जानना है तो ये लिखा है इंस्क्रिप्शन कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, द राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन, मेटल और पोएट्री। ठीक है, ये उसके बारे में हो गया। और एक पैलियोग्राफी आता है। पैलियोग्राफी क्या होता है? पैलियोग्राफी इज स्टाइल ऑफ राइटिंग। पैलियोग्राफी क्या होता है? स्टाइल ऑफ राइटिंग। और एपिग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे था। और क्या है, अब इसके आगे चलते हैं। अब द अर्लीस्ट स्टेट, अब धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है तो हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ किंगडम्स देखते हैं। उसके अंदर बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है वो है महाजनपदास। ठीक है, तो 6th सेंचुरी आते आते 6th सेंचुरी को रिगार्ड किया गया, ऑफन रिगार्डेड एज मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में 6th सेंचुरी के बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? बिकॉज इट इज एन एरा, ये एक ऐसा एरा है जहाँ पे द ग्रोथ ऑफ यूज ऑफ आयरन, यहाँ पे आयरन का ज्यादातर यूज होने लगा, डेवलपमेंट ऑफ कॉइन्स, ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे के सारे इसी पीरियड में ग्रो करने लगे थे। 16 से और इसी में क्या था, मेंशन अमंग अदर थिंग 16 स्टेट्स नोन एज महाजनपदास। इसी टाइम पीरियड के अंदर जो 16 स्टेट्स थे, महाजनपदास थे, वो एमर्ज हुए थे। अब इसमें से जैसे कि अब लिस्ट जो है बहुत लंबी जाती है, लेकिन जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है वो जैसे कि वज्जी हो गया, मगध, कोशला, कुरु, पांचाला, गांधारा, अवंती, ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम से है। ठीक है, वाइल मोस्ट ऑफ द, अब इस महाजनपदास के और अंदर देख लेते क्या है। महाजनपदास को जो मेनली कौन कौन रूल करते थे? ज्यादातर किंग्स रूल करते थे। जो महाजनपदास था, दे वर रूल्ड बाय किंग्स और ओलिगैर्कीज। ठीक है, अब या तो उसको किंग रूल करते या तो ओलिगैर्की। ओलिगैर्की क्या होता है? ओलिगैर्की के एग्जांपल हमारे पास है गानास और संघास। इनको वो लोग, ओलिगैर्की का मतलब होता है ऐसा कोई कलेक्टिव ग्रुप कह सकते हैं जिसको, जो वहाँ पे जो पावर है वो मेन लोग शेयर, कौन शेयर करते थे? मेन लोग शेयर करते थे, तो उस ग्रुप को हम ओलिगैर्की कहते थे। ऑफन कलेक्टिवली नोन एज राजास। तो जो हमारे पास जो एग्जांपल है महावीर और बुद्ध, ये दोनों के दोनों कुछ इसी तरीके के गानास और संघास के साथ बिलोंग करते थे। ठीक है, अब नीचे आते हैं और क्या, जो हर महाजनपदास की एक कैपिटल सिटी होती थी जो कि उसको फोर्टिफाइड, उसके चारों तरफ वॉल किया जाता था। ठीक है, अब इनको मेंटेन किया जाता था एज वेल एज प्रोवाइडिंग इंस्क्रिप्शन आर्मीज, ब्यूरोक्रेसीज, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। हर महाजनपदास की अपनी एक आर्मी होती थी। ठीक है, उन पे अलग अलग रिसोर्सेज होते थे। तो ये हर महाजनपदास की वो है। यहाँ पे जनपदा का मतलब भी दिया यहाँ पे। जनपदा मीन्स द लैंड वेयर जन अ पीपल ट्राइब सेटेड फूड्स और सेटल। ठीक है, ये जो वर्ड है प्राकृत और संस्कृत दोनों में यूज किया जाता है। अब इसके आगे चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये महाजनपदास, कुछ महाजनपदास यहाँ पे दिए हैं जैसे कि कहाँ, ये कुरु, पांचाला, बत्सा, अवंती, मगध, वज्जी, कोशला। ठीक है, और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्किंग के लिए आ सकता है। और क्या है, जैसे 6th सेंचुरी बीती है, 6th सेंचुरी में हम देखते हैं जो ब्राह्मण्स है वो उन्होंने स्टार्ट कर बिगिन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र। मतलब ये जो धर्मसूत्र है ये भी 6th सेंचुरी के अंदर, 6th सेंचुरी में कंपोज करी। किसने कंपोज करी थी? ब्राह्मण्स ने कंपोज करी थी। और ये किस लिए कंपोज किया गया था? ये देवर आइडली फॉर रूलर्स, और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था? दे वाज एडवाइज्ड एज क्षत्रियास टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्राइब्स फ्रॉम कल्टीवेटर ट्रेड्स एंड टैक्स। मतलब वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता था कि टैक्स कलेक्ट करना कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसन से। ठीक है, और नीचे आते हैं। एक मिनट, ठीक है, आगे वर रिसोर्सेज बस इसमें और आगे क्या है, जो 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 किंग्स होते थे वो अपनी अपने रिसोर्सेज को कैसे पूरा करते थे? वो साइड वाले जो अपने नेबर स्टेट से उन पे रेड करते थे। और ये जो तरीका था ये रिकॉग्नाइज एज अ लेजिटिमेट मींस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। मतलब जो वेल्थ को एक्वायर करने का क्या तरीका था? रेड करना एक तरीका था वहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये देखिए ओलिगार्की के फुल फॉर्म में, ओलिगार्की का मतलब यहाँ लिखा है रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। ठीक है, अब नीचे चलते हैं और क्या है। फर्स्ट अमंग द 16, तो 16 महाजनपदास में जो मगध है वो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप किंगडम के तौर पे इमर्ज होके आया। बिटवीन द 6th and 4th सेंचुरीज मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल
महाजनपदास। तो सिक्स और फोर्थ सेंचुरी के बीच में जो महाजनपदास था वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल महाजनपदा बन गया। अब ये क्यों बना, इसके बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं आप रीजन है क्यों बना। क्योंकि मगध एक ऐसा रीजन था जहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव था। वहाँ पे आयरन माइंस थी जो कि एक्सेसिबल थी, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, टूल्स के लिए, वेपन्स के लिए, सब चीजों के लिए जो माइंस थी वो बहुत ज्यादा वो एक्सेसिबल थी। वहाँ पे जो जंगल थे तो जंगलों से एलिफेंट जो हो गया वो लोग ले लेते थे आर्मी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। और क्या है, जो वहाँ पे गंगा नदी बहती थी, गंगा नदी बहती है तो वहाँ पे जो आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आप फर्टाइल होगा। और रिवर है तो वो एक एफिशिएंट, चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन के लिए भी काम आती है। तो ये कुछ रीजन है कि जिस वजह से जो मगध एम्पायर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन पाया, ठीक है। हालांकि जो बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स है वो भी बताते हैं कि जो इसके पीछे मगध के पावरफुल बनने के पीछे और भी रीजंस है, जैसे कि बहुत बहुत ही बड़े बड़े किंग्स, जैसे कि बिंबिसारा, अजातशत्रु, ठीक है, महापद्मनंदा, ये कुछ किंग्स भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो महाजनपद है वो फेमस हुआ था। अब आगे क्या है, आगे इनिशियली राजगृह द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध। तो पहले के स्टार्टिंग में क्या, मगध का जो स्टार्टिंग में मगध का कैपिटल राजगीर था, ठीक है, राजगृह, जिसका मतलब था हाउस ऑफ द किंग। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया, चेंज कब करा गया इसको, फोर्थ सेंचुरी में इसको चेंज कर दिया गया और कैपिटल जो था वो बन गया पाटलिपुत्र बन गया। पाटलिपुत्र अभी प्रेजेंट डे पटना है, द कमांडिंग रूट ऑफ कम्युनिकेशन अलोंग द गंगा। अब आता है अर्ली एम्पायर। अब मगध के बाद द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब जब मगध एम्पायर अपने पीक पे पहुंच गया तो धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लग गया, और उसके डिक्लाइन होने के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, उसका इमर्जेंस स्टार्ट हो गया। तेरा इमर्जेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्ता मौर्य ने इस एम्पायर को फाउंड करा था, कब करा था, 321 बीसी में इसको फाउंड करा था। और ये अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ था। इस और उनके जो ग्रैंडसन अशोका थे वो मोस्ट आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द इंडियन अर्ली इंडिया। इन्होंने कलिंगा जो कि प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा है उसको भी कॉन्कर कर लिया था। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है, ये आप पढ़ सकते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज, मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट द मौर्यस। अब मौर्यस के बारे में हमें पता कैसे चला, ठीक है, मतलब ये उनके सोर्सेस के बारे में हमें बता रहा है। तो इसके अंदर क्या सोर्सेस है, कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, ये ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। सोर्सेज है, सोर्सेज में आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, इजी है, मार्क कर रखा है। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, ठीक है, वैल्यूएबल कंटेम्प्रेरी वर्स जिसकी अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस, इसका नाम ग्रीक एम्बेसडर ऑफ कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर थे जिनका नाम मेगास्थनीस था। मेगास्थनीस ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी, ठीक है, ये इंडिका बुक इन्होंने लिखी थी, एक लिटरेरी सोर्स है। और क्या है, जिसकी अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, ये भी एक सोर्स है हमारे पास। अर्थशास्त्र जिसको कंपोज किसने करा था, कौटिल्य और चाणक्य ने इसको कंपोज करा था। मौर्यस आर मेंशन, और ये जो मौर्यस के बारे में कहाँ से पता चला, बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर के बारे में, पुरानिक लिटरेचर से हमें उनके बारे में पता चला। और इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं सोर्सेज के तहत पे, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस में पता लगा हमें, तो अशोका वाज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस इन सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सरफेस नेचुरल वर्क्स। अशोका पहले रूलर थे जिन्होंने जो भी अपनी टीचिंग्स थी, जो भी मैसेजेस थे वो सरफेस पे इनक्रिप्ट करा दिया, ठीक है। इंस्क्रिप्ट पॉलिश्ड पिलर्स ही यूज इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम बट ही अंडरस्टूड धम्मा। उन्होंने अपने जो इंस्क्रिप्शन थे उसके ऊपर क्या लिखा, उन्होंने अपने धम्मा को प्रोपोगेट करा। धम्मा क्या है, धम्मा दिस इंक्लूड, धम्मा में क्या है, दिस इंक्लूड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जनरसिटी होनी चाहिए ब्राह्मण्स के टुवर्ड्स, ठीक है। और क्या, अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करना, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन। तो ये कुछ टीचिंग्स हैं जो कि अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस पे एनक्रेव कराई थी और लोगों तक प्रोपोगेट करने की कोशिश करी गई थी। अब मौर्यन एम्पायर को, इतना बड़ा एम्पायर था, उसको किस तरीके से एडमिनिस्टर मतलब होता है किस तरीके से उसको रूल करना या ऑर्गेनाइज करके रखना, तो ये होता है एडमिनिस्टर। तो ये क्या है, तो पूरे जो मौर्यन एम्पायर था उसके अंदर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, ठीक है, जहाँ पे, तो वो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स क्या है, पहला कैपिटल पाटलिपुत्र हो गया,
और क्या है, सेंटर्स ऑफ तक्षशिला, उज्जैनी, तोसानी, स्वर्णगिरी, 1 2 3 4 5, ऑल मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो इन पांचों के बारे में अशोकन इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे मैसेजेस इनके एवरीवन की जो इंस्क्रिप्शन है कौन कौन सी जगह पे पाए गए हैं, ये प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उड़ीसा, उत्तराखंड इन इंडिया। तो ये सारी जगह है जहाँ पे ये सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये देखो, ये मैप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले मैं बता देता हूँ। तो इसमें एक मिनट, तो इसमें से इंपॉर्टेंट वाला है तक्षशिला, तक्षशिला वाला इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे है पाटलिपुत्र हो गया, सारनाथ हो गया, कौसम्बी और उज्जैनी, सांची, और यहाँ पे कलिंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बस यहाँ पे चोला चेराज आप देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। और नीचे आते हैं, इट इज लाइकली दैट, अब एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा एम्पायर था तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो स्ट्रॉन्गेस्ट अराउंड द कैपिटल। जाहिर सी बात है, अगर वो कैपिटल है तो उसके जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एंड प्रोविंशियल सेंटर स्कीम, दी सेंटर वर केयरफुली चूजर। इन सेंटर्स को चूज करने के पीछे भी तरीका ये नहीं कि रैंडमली हमने चूज कर लिया, उन्होंने चूज कर लिया रैंडमली, तो इसके पीछे भी बहुत ही ज्यादा वो केयरफुली, उनको बहुत ही ज्यादा सावधानी से, मतलब काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उसको चूज किया जाता था। बहुत तक्षशिला एंड उज्जैनी ये कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के काम आते हैं। वाइल स्वर्णगिरी, जो स्वर्णगिरी है वो उसको लिटरली द गोल्डन माउंटेन कहते हैं, वो ये कर्नाटका में है, ठीक है। वॉज इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस फॉर कर्नाटक, मतलब यहाँ पे कुछ रीजन दिए। उज्जैन, तक्षशिला और उज्जैन दूर में है, ये क्यों है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के ही काम आ सकता है। स्वर्णगिरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड, वहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, तो वहाँ पे गोल्ड माइंस को टैपिंग के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है, मतलब वो लोकेशन है, तो वहाँ पे ये स्वर्णगिरी को कैपिटल बनाया। और क्या है, और नीचे आते हैं, कम्युनिकेशन अलोंग द बॉर्डरलैंड, ओके ठीक है, हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ क्या था, तो कम्युनिकेशन अलोंग द बोथ लैंड्स एंड रिवर लाइन वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्पायर। तो एम्पायर के लिए जो कम्युनिकेशन, मतलब जो मौर्यन एम्पायर में जो कम्युनिकेशन और सब होता था, या ट्रेड होता, वो दोनों के, वो लैंड से भी होता था और रिवर के थ्रू भी, दोनों तरीके से होता था, ठीक है। जर्नीज, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेगास्थनीज मेंशन अ कमिटी विद 6 सब कमिटी। तो मेगास्थनीज ने अपनी बुक में, इंडिका जो है उसके अंदर एक कमिटी के बारे में बताया है, तो उस कमिटी के अंदर 6 सब कमिटीज है, मतलब एक मेन कमेटी है, और इस मेन कमेटी के अंदर 6 सब कमिटीज है। ये किस लिए, फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटीज, ये जो भी मिलिट्री एक्टिविटी है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ऑफ दीज, तो अब इस कमेटी के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या कमेटी में क्या क्या, कौन कौन सी सब कमेटी क्या क्या काम को करती थी। तो जो पहली कमेटी थी, इसका काम क्या था, लुक आफ्टर द नेवी, ये इसका फोकस नेवी पे था। सेकंड कमेटी का फोकस ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोविजंस पे था। थर्ड वाली जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी फुट शोल्डर्स के लिए। जो फोर्थ कमेटी वो घोड़ों के लिए, और जो फिफ्थ कमेटी थी वो चैरियट्स यानी रथ के लिए, और जो सिक्स वो थी वो एलिफेंट के लिए इंपॉर्टेंट थी, मतलब इंपॉर्टेंट 6 जो सब कमेटी थी वो एलिफेंट्स के लिए थी। द एक्टिविटीज सब कमेटी वॉज रेदर वेरी, जो सेकंड वाला क्या है, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन, इसके अंदर और भी ज्यादा डिटेल है, तो ये वेरी करता है। और क्या है, अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड दिस एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेंडा। तो अशोका ने पूरे एम्पायर को अपने कैसे होल्ड करके रखा, एक तरीका था कि उन्होंने धम्मा को प्रोपोगेट किया था। उस धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए उसने क्या था, स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करा था, जिनको क्या बोलते थे, धम्मा महामाता। ये देवर नोन एज धम्मा महामाता, और इनको अपॉइंट किया जाता था ताकि ये जो धम्मा का मैसेज है इसको थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट स्प्रेड करे और बुद्धिज्म को फैलाए, ठीक है। अब आगे क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर। अब यहाँ पे इतना बड़ा इन्होंने पैराग्राफ लिख दिया है, लेकिन काम का कुछ है नहीं। ये पूरा का पूरा जो मौर्यन एम्पायर था इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आप ये रीड कर सकते हो, चाहे तो रीड कर लेना। लेकिन क्या है, येट हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द मौर्यन एम्पायर, तो यहाँ पे शॉर्ट लिखा है कि जो मौर्यन एम्पायर का जो स्पैन था या टाइम था वो कब तक चला, मौर्यन एम्पायर 150 सालों तक चला। तो आप ये फैक्ट के तौर पे समझ सकते हैं। बाय द सेकंड सेंचुरी बीसी न्यू चीफ किंगडम, जैसी सेकंड सेंचुरी आती है तो जो अपने अलग अलग पार्ट्स में न्यू चीफ किंगडम्स और इमर्ज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जैसे सेकंड सेंचुरी में धीरे धीरे, मतलब अपने जो कॉन्टिनेंट है उसके जो नीचे साइड है, मतलब जो अपने साउथ साइड है वो अलग अलग
और भी किंगडम्स धीरे धीरे इमर्ज होने लगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 भी हम जल्द से जल्द लाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें कि जब भी इसका पार्ट 2 आएगा तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।